आराध्य ने धीरे से अपना एक हाथ प्रियंका के हाथ पर रखा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो पाया कि प्रियंका की उंगलियों में मूवमेंट हो रहा था। आराध्य यह देखकर चौंक गई। वह जल्दी से बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ भागी नर्स को बुलाने के लिए। पर जैसे ही उसने दरवाजा की तरफ भागी नर्स को बुलाने के लिए, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर जाने की कोशिश की, ऋषि से बहुत बुरी तरह से टकरा गई। ऋषि ने उसे बहुत जल्दबाजी में संभाला। आराध्य लगभग गिरते गिरते बची थी। ऋषि ने उसे संभालते हुए खड़ा किया। आराध्य के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ऋषि ने उसे देखकर कहा, ऋषा, अरे संभाल कर, कहाँ भाग रही हो? तुम्हारे चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं। क्या हुआ? आराध्य ऋषि को देखती है और खुद को नॉर्मल करते हुए जल्दी से प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है। ऋषा, प्रियंका को कुछ हुआ है क्या? आराध्य हाँ में अपना सर हिलाई। ऋषि जल्दी से भागकर प्रियंका के पास गया। उसने प्रियंका को पूरा चेक किया, पर वह उसे ठीक नजर आई। ऋषि फिर आराध्य की तरफ देखकर बोला, ऋषि ठीक तो है? अब क्या हुआ इसे? आराध्य प्रियंका की तरफ हाथ इशारा करके बताया कि उसकी उंगलियां मूवमेंट कर रही थी। ऋषि यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि प्रियंका उसके अलावा और किसी के सामने अपने हाथों में मूवमेंट नहीं करती थी। ऋषि, तुमने प्रियंका के फिंगर में मूवमेंट देखी है? आराध्य अपना सर हाँ में हिलाई और कहा कि वह नर्स को बुलाकर ला रही है। ऋषि, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आराध्य चौंक कर ऋषि को देखती है। ऋषि, नर्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बस मुझे परेशान करती है। मैंने भी जब पहली बार इसके हाथों में मूवमेंट देखी थी तो मैंने भी डॉक्टर को बुलाया था, पर उन सबका एक ही कहना था कि इम्पॉसिबल है। उसके बाद जब भी इसके हाथ मूव किए हैं, मेरे सामने ही किए हैं, और आज तुम्हारे सामने, डॉक्टर, नर्स, सबके सामने यह ऐसे ही पड़ी रहती है। इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। आराध्य ने अपने हाथों से पूछा कि क्या ऋषि को पहले से मालूम था कि प्रियंका के हाथों में मूवमेंट होती है? ऋषि, हाँ, मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि यह बस मेरे सामने ही अपने हाथ हिलाती है। पर मैंने यह बात बड़ी माँ को नहीं बताई, वरना उन्हें एक उम्मीद बंध जाती प्रियंका को लेकर, और अगर कभी प्रियंका होश में नहीं आई तो उनकी यह उम्मीद टूट जाएगी। आराध्य ने धीरे से ऋषि के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे इशारों में कहा कि प्रियंका एक दिन होश में जरूर आएगी। ऋषि ने भी आराध्य को देखकर एक प्यारी सी स्माइल की। दोनों प्रियंका को देखकर नीचे डिनर करने चले गए। डिनर करके जब सब अपने रूम में गए तो ऋषि ने आराध्य की तरफ एक पेपर बढ़ाया था। ऋषि, आराध्य, इस पर साइन कर दो। आराध्य पेपर लेकर देखती है तो एकदम चौंक जाती है। वह हैरानी से ऋषि की तरफ देख रही होती है, जैसे पूछ रही हो कि वह सच में चाहता है कि आराध्य इस पेपर पर साइन करे। ऋषि ने उसकी आंखों की भाषा समझकर एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम इस पर साइन करो। आराध्य ने जब वह फॉर्म देखा तो ऋषि की तरफ हैरानी से देखने लगी। ऋषि, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं करनी?
तुम्हारे कॉलेज का फॉर्म है, जल्दी से साइन करो। आराध्य ने इशारों से पूछा। आपको कैसे पता कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है? ऋषि, मैंने सूरज से बोलकर पता करवाया था। उसी ने मुझे बताया कि तुम्हारी पढ़ाई अधूरी है, और यह भी बताया कि तुम्हें लिटरेचर पढ़ना था, राइटर बनना था। आराध्य ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसने जल्दी से पेन उठाया और उस पेपर पर साइन कर दिए। साइन करके वह पेपर आराध्य ने ऋषि की तरफ बढ़ा दिया। ऋषि ने वह पेपर लिया और अपनी फाइल में रख दिया। ऋषि आराध्य की तरफ मुड़ा और उसने कहा, मंडे से टीचर आ जाएंगे, वे तुम्हारी स्टडी में तुम्हारी हेल्प करेंगे। आराध्य ने ऋषि को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगली सुबह आज का दिन ऋषि के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज गौतम के सारे वेंडर्स के साथ उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ऋषि जल्दबाजी में घर से निकल रहा था। आराध्य ने उसे रोकते हुए नाश्ते के लिए कहा। आराध्य, ऋषि जी, नाश्ता? ऋषा, नहीं, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। तुम टेंशन मत लेना, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। ऋषि जल्दबाजी में घर से निकल गया। आराध्य ऋषि के बिना खाए जाने से थोड़ी सी परेशान हो गई। तभी उसके कंधे पर बड़ी माँ का हाथ आया और उन्होंने आराध्य को देखकर कहा, तुम परेशान मत हो, वह ऐसा ही है। कभी कभी ज्यादा काम आ जाता है तो ऐसे ही बिना खाए चला जाता है। तुम टेंशन मत लो, मैं सूरज से कह दूंगी, वह ऋषि को ऑफिस में नाश्ता करवा देगा। अब जाकर आराध्य को थोड़ी सी राहत मिली और वह बड़ी माँ के साथ अपने काम में लग गई। ऑफिस पहुंचकर ऋषि ने सबसे पहले वेंडर्स के साथ मीटिंग की सारी फाइलें रेडी की। 11 बजे तक ऋषि और सारे वेंडर्स कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। सूरज के साथ मिलकर मीटिंग शुरू हुई। 11 बजे से लेकर 5 बज गए थे। सारे वेंडर्स के साथ मीटिंग करते करते फाइनली ऋषि ने सबके साथ अपनी डील फाइनल कर ली। रात के 9 बजे दिल्ली के एक 7 स्टार होटल के एक प्राइवेट रूम में एक लड़की, जो किसी होटल की वेट्रेस थी, किसी को खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। पर एक आदमी पूरी तरह से उस वेट्रेस के ऊपर हावी हो रखा था। वह लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसे छोड़ दे, पर उस आदमी पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। अचानक से उसका फोन बजा। वह आदमी पूरी तरह से झल्ला गया कि उसके प्राइवेट मोमेंट पर इस वक्त किसी ने डिस्टर्ब किया। उसने फोन को इग्नोर किया और वापस कंटिन्यू करने लगा। बार बार फोन बजने से वह आदमी और बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने गुस्से में फोन की स्क्रीन देखी तो पाया कि यह उसके पीए का कॉल था। उसके पीए को अच्छे से मालूम था कि उसका बॉस इस वक्त कहाँ पर है और क्या कर रहा है, लेकिन इमरजेंसी की वजह से उसने उस आदमी को फोन किया था। आदमी जैसे ही उस लड़की से उठा, वेट्रेस वहां से ऐसे भागी जैसे शेर के पिंजरे से कोई चूहा। फोन उठाकर गुस्से में वह आदमी बोला, कौन मर गया इस वक्त, जो तुमने मेरा प्राइवेट टाइम खराब किया? पीए, सर, वह हमारी सारी वेंडर्स ने हमारे सारे प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सब ने एक साथ हमारे प्रोजेक्ट्स को करने से मना कर दिया है। यह आदमी और कोई नहीं, गौतम अग्रवाल था। यह सुनकर वह बौखला
गया कि उसके सारे वेंडर्स ने एक साथ उसके सारे डील्स कैंसिल कर दिए हैं। गौतम गुस्से में चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? एक साथ सभी डील्स कैसे कैंसिल कर सकते हैं? P.A. जी सर, मैं शाम से ही सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, पर सबका एक ही जवाब है। मैंने बहुत जानने की कोशिश की थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर किसी ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको फोन किया। गौतम, ठीक है, सबके साथ मिलकर एक मीटिंग फिक्स करो, मैं खुद इस चीज को हैंडल कर लूंगा। पीए, अजी सर। यह बोलकर पीए फोन काट देता है। गौतम गुस्से में पास रखी टेबल पर जोर से लात मारी और कहा, यह क्या हो रहा है? एक एक करके सारी चीजें कैसे मेरे हाथ से जा रही हैं? अब कल देखते हैं कैसे सबने एक साथ डील को मना किया है। इन लोगों को पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ ऋषि के मेंशन में ऋषि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके फेस पर एक विनिंग स्माइल थी। आराध्या ने जब ऋषि को मुस्कुराते देखा तो उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आराध्या बेड पर बैठी थी और अपने कॉलेज की तैयारी कर रही थी। उसने ऋषि को देखकर हल्के से अपनी चूड़ी खनकाई। आराध्या को जब भी ऋषि को कुछ कहना होता था तो वह ऐसे ही चूड़ी खनकाकर उसे बात करती थी। ऋषि ने जब आराध्या की चूड़ी की खनक सुनी तो उसकी तरफ देखने लगा। आराध्या ने ऋषि को देखा और मुस्कान के साथ इशारों में पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। ऋषि मुस्कुराता हुआ आराध्या से कहा, आज एक बहुत बड़ी डील फाइनल हुई है और इस डील के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। आज वह फाइनल हुई है, बस इसीलिए मैं खुश हूँ। आराध्या ऋषि की कामयाबी देखकर और खुश हो जाती है और वह ऋषि को हाथ के इशारों से बेस्ट ऑफ लक कहती है। गौतम अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। उसके सामने उसके सारे वेंडर्स बैठे हुए थे। गौतम की आंखें उस वक्त बहुत कठोर थी, जैसे वो अपनी आंखों से ही किसी का भी खून कर सकता था। गौतम गुस्से में बोला, आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? ऐसे कैसे आप लोग डील कैंसिल कर सकते हैं? आपके साथ मेरे सारे प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में हैं। आपको पता है मेरा कितना नुकसान होगा? तभी एक वेंडर बोला, सॉरी एमआर अग्रवाल, पर अब हम आपके साथ इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें जितना भी पे करना था वो हम ऑलरेडी आपकी कंपनी को पे कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, आप हमें किसी भी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट में रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। बाकी आपकी मर्जी, हम यहाँ पर आपके एक बार बुलाने पर तो आ गए, पर नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ किसी भी डील के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। बाकी आपको जो बात करनी है आप हमारे लॉयर से कर सकते हैं। इतना बोलकर वह वेंडर वहां से उठकर चला गया। उसके बाद एक एक करके सभी लोगों ने वही बात दोहराई और वे वहां से उठकर चले गए। गौतम बौखलाया हुआ अपने केबिन में सिगरेट के कश लगा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सारे वेंडर्स ने एक साथ उसके प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया था। गौतम उस वक्त बहुत टेंशन में था कि तभी उसका फोन बजा। गौतम फोन की स्क्रीन देखी और वहां फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। गौतम घबराहट के मारे फोन उठाया और हेलो बोला। जेपी, व्हाट द हेल? गौतम, मैंने सुना है कि तुम्हारे सारे वेंडर्स ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया है। तुम खुद इतनी प्रॉब्लम में हो तो तुम मेरा काम कैसे करोगे? गौतम, जेपी बॉस,
अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपका सारा काम बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी उन वेंडर्स से और आपके काम से कोई लेना देना नहीं था। आपका काम तो मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जेपी गौतम, भूलना मत, अगले महीने तुम्हारे मुंबई के होटल में एक हथियारों से भरा शिप आने वाला है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो मेरी गोली और तुम्हारा सीना। गौतम थोड़ा घबरा गया, फिर भी अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस लाते हुए कहा, गौतम आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे हथियार बहुत आराम से अपनी सही जगह पर पहुंच जाएंगे। जेपी गुड, पर यह सब हुआ कैसे? तुम्हारे सारे वेंडर्स एक साथ कैसे चले गए? गौतम वो तो मुझे भी नहीं पता। डोंट वरी बॉस, मैं जल्दी पता कर लूंगा कि ये सब अचानक कैसे हुआ। जेपी एक बात याद रखना गौतम, जिंदगी हो या बिजनेस, दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखना जरूरी होती है। गौतम जी बॉस, मैं पता करवाता हूं कि मेरा ऐसा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है। जेपी ने फोन काट दिया। गौतम कुर्सी पर सर लगाकर जेपी की बात सोच रहा था। तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो एक अननोन नंबर था। गौतम कुछ सोचकर फोन उठा लिया। गौतम हेलो, हु इज दिस? आवाज तुम्हारा नया दुश्मन। गौतम चौंक गया। उसने एक बार अपने फोन की स्क्रीन देखी और फिर से फोन कान में लगाकर कहा, कौन बोल रहा है? आवाज वही जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, जो तुम्हें कामयाब होने नहीं दे सकता, जिसने तुमसे तुम्हारे सारे वेंडर्स छीन लिए। गौतम गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए कहा, ब्लडी बस्टर्ड, कौन हो तुम? छुपकर क्या वार करोगे? दम है तो सामने से लड़ो। आवाज खतरनाक हंसी के साथ, सामने से तो मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज ले ली और तुम कुछ नहीं कर सके। याद आया? कुछ महीने पहले तुम्हारी शादी में आकर तुम्हारी दुल्हन से शादी की थी, ताकि तुम्हें तुम्हारे दादाजी की वसीयत ना मिले। गौतम की पकड़ अपने फोन पर कमजोर हो गई और वह झल्लाते हुए बोला, ऋषि नंदा। दूसरी तरफ से ऋषि बोला, शुक्र है, मेरा नाम तो याद है। गौतम तुम भूलने वाली चीज भी नहीं हो। मुझे उस दिन से आज तक समझ में ही नहीं आया कि तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है, जो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। चाहते क्या हो तुम मुझसे? ऋषा तुम्हारी बर्बादी। गौतम बिना वजह तो तुम मुझे बर्बाद नहीं करना चाहोगे ना? तो बताओ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ऋषि इतनी भी क्या जल्दी है? धीरे धीरे पता चल जाएगा। गौतम बस ऋषि नंदा, बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली का खेल। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे सारे नुकसान की वजह तुम हो। अब मैं तुमसे सामने से लड़ूंगा। जिस लड़की से तुमने मेरे सामने शादी की थी, वो मेरे लिए वैसे भी कोई मायने नहीं रखती थी। पर हाँ, बस जायदाद जाने का मुझे दुआठ है। लेकिन तुमने मेरे बिजनेस में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है। इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये मेरी ऐसी कोई जायदाद नहीं है जो मुझे किसी से भीख में मिली हो, और ना इसके लिए मुझे किसी गूंगी लड़की से शादी करनी पड़ी हो। ये मेरा
अपना बिजनेस है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऋषि हंसते हुए बोला, तुम्हारे बिजनेस की बर्बादी की शुरुआत तो मैंने कर दी है। बचा सकते हो तो बचा लो। यह बोलकर ऋषि ने फोन काट दिया। गौतम का दिमाग उस वक्त बहुत गुस्से में फट रहा था। उसने अपने फोन को लेकर सामने वाली दीवार, जहां पर शीशा लगा था, पर दे मारा। उसका फोन और शीशा दोनों चूर चूर हो गए। गौतम गुस्से में अपने पिए नमन को बुलाया। नमन जब केबिन में आया तो वहां की हालत देखकर बिल्कुल घबरा गया। वह गौतम को देखकर एकदम डर गया। गौतम गुस्से में नमन से बोला, ऋषि नंदा की पूरी डिटेल पता करो और उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है ये भी पता करो। नमन हैरानी से गौतम की तरफ देखा और बोला, सर, एमआर ऋषि नंदा, वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी डिटेल, गौतम दुश्मन को बर्बाद करने के लिए उसकी डिटेल तो पता होनी चाहिए ना। नमन यह सुनकर शॉक हो गया, पर फिर भी उसे अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना था, तो वह अपने काम पर लग गया। शाम का वक्त। ऋषि का मेंशन। आराध्या अपने कमरे में बैठकर कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मंडे से उसके क्लासेस थे। रूम का गेट खुला और ऋषि आया। ऋषि के चेहरे पर उस वक्त कुछ तनाव सा दिख रहा था। ऋषि अपना लैपटॉप का बैग बेतरतीब ढंग से सोफे पर फेंक दिया और वहीं बैठकर अपनी टाई की नॉट को ढीला करने लगा। आराध्या बेड से उठकर उसके पास आई और उसके लैपटॉप के बैग को उठाकर उसकी सही जगह पर रख दिया। आराध्या इशारों में पूछा कि उसे क्या हुआ है। ऋषि एक परेशान चेहरे के साथ बोला, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक काम करो, मुझे कोई सर दर्द की मेडिसिन दे दो, मैं उसे खाकर सो जाऊंगा। ऋषि अपना सर पकड़कर सोफे पर ही बैठा रहा। आराध्या कुछ सोची और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। ऋषि कपड़े चेंज करके आया। उसका सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा था। आराध्या अपने हाथ में एक चाय की प्याली लिए कमरे में आई और ऋषि की तरफ चाय बढ़ाई। ऋषि उसे हैरानी से देखा। ऋषि, ये क्या है? मैंने तुम्हें दवाई लाने के लिए कहा था, तुम चाय ले आई। आराध्या ऋषि के हाथों में चाय पकड़ाई और उसे पीने का इशारा किया। ऋषि, आराध्या, मेरा सर वैसे ही बहुत दर्द कर रहा है, ऊपर से तुम ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो। आराध्या ऋषि से इशारों में कहा, उस पर भरोसा रखें। ऋषि एक बार आराध्या को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी चाय को देखा। आराध्या की बात मानकर वह सारी चाय पी ली। चाय खत्म होने के बाद ऋषि कप रखा और आराध्या की तरफ देखकर कहा, अब क्या? अब तो मुझे दवाई दो। आराध्या ऋषि का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले आई और उसे बेड पर लेटने का इशारा किया। अब ऋषि सच में बहुत परेशान हो गया। वह आराध्या को परेशान होकर बोला, ऋषि, आराध्या, प्लीज यार, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे दवाई दे दो और मैं सो जाऊंगा, मुझे आराम मिल जाएगा। आराध्या जबरदस्ती उसे बेड पर सुला दिया। ड्रेसिंग टेबल से एक ऑयल की शीशी लाई और ऋषि के बगल में बैठकर अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर ऋषि के सर पर हेड मसाज करने लगी। जैसे जैसे आराध्या ऋषि के सर पर मसाज करती रही, वैसे वैसे ऋषि का सर हल्का होने लगा और उसकी आंखें भारी हो गईं। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका सर दर्द चला गया। उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था।
ऋषि कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आराध्या ऋषि को सोता देख कमरे की लाइट ऑफ कर दी और नीचे आ गई। नीचे सब डिनर की तैयारी कर रहे थे। आराध्या बड़ी माँ से फोन पर टाइप करके कहा, ऋषि जी का सर में दर्द हो रहा था तो वो आराम कर रहे हैं। मैं उनका खाना ऊपर ही ले जाऊंगी। जब उठेंगे तो मैं उन्हें खिला दूंगी। बड़ी माँ ठीक है, तुम ऋषि का खाना कमरे में ही ले जाना। आराध्या बड़ी माँ को डिनर करवाकर उन्हें मेडिसिन दे दी और ऋषि और अपना खाना लेकर कमरे में आ गई। जब आराध्या कमरे में पहुंची तो देखा ऋषि अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था। ऋषि को जागता देख वह और चौंक गई। आराध्या खाने की ट्रे ऋषि के पास रख दी और उसके हाथ से फोन छीनकर गुस्से में उसे इशारों से कहा, आराध्या, इशारों में अभी कुछ देर पहले ही जब घर आए थे तो सर दर्द बता रहे थे और अब थोड़ा सा आराम मिलने पर वापस अपने काम में बिजी हो गए। ऋषि, आराध्या क्या कर रही हो? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, फोन तो वापस दो। आराध्या इशारों में, नहीं, पहले आप खाना खाएंगे। ऋषि, मैं बाद में खा लूंगा, तुम पहले फोन वापस करो। मुझे वो मेल अर्जेंट फॉरवर्ड करनी है। आराध्या फोन लेकर अलमारी में रख दिया और अलमारी लॉक कर दी। ऋषि परेशान होकर आराध्या से बोला, अरे बहुत इंपॉर्टेंट मेल है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो, फोन वापस करो। आराध्या इशारों में, मैं फोन वापस कर दूंगी। मुझे आपका फोन रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आराम से अपना फोन ले लीजिएगा। ऋषि को समझ में आया कि आराध्या तब तक फोन वापस नहीं करेगी जब तक ऋषि खाना नहीं खा लेता। वह चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। आराध्या भी अपना खाना खत्म कर लिया। खाना खाने के बाद ऋषि बेचारा मुंह बनाकर आराध्या से बोला, अब तो मेरा फोन वापस कर दो। आराध्या इशारों में, सर दर्द कैसा है आपका? ऋषि, बिल्कुल भी सर दर्द नहीं है, अब प्लीज मेरा फोन वापस करो। आराध्या अलमारी से ऋषि का फोन निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया, पर फोन देने से पहले आराध्या ऋषि को एक बार वार्निंग दी। आराध्या इशारों में, फोन तो वापस दे रही हूं, पर आपका सर में दर्द था, इसलिए आप फोन पर ज्यादा देर काम नहीं करेंगे। आराध्या घड़ी की तरफ देखी तो 9:15 हो रहे थे। आराध्या ऋषि को देखकर इशारा किया कि सिर्फ 10 बजे तक। बेचारा ऋषि, जिसे बिजनेस की दुनिया का बादशाह कहा जाता था, जिसकी एक आवाज से लोग डर जाते थे, वह बेचारा अपनी बीवी की बात किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह मानने पर मजबूर था। भले ही वह बिजनेस का किंग था, पर उसकी जिंदगी में चलती तो उसकी क्वीन ही थी। ऋषि मोबाइल में अपने मेल चेक कर रहा था और आराध्या सोफे पर बैठकर अपने कॉलेज का काम कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद जब आराध्या देखती है कि ऋषि अभी भी अपने फोन पर लगा हुआ है, तो वो ऋषि के पास आती है और झटके से उसके हाथ से फोन छीन लेती है और स्विच ऑफ कर देती है। ऋषि एक पल के लिए चौंक जाता है। ऋषि, अरे यार, मैं काम कर रहा था। आराध्या घड़ी की तरफ देखती है। ऋषि भी घड़ी को देखता है और समझ जाता है कि फोन यूज करने का उसका टाइम पूरा हो गया है। ऋषि बेचारा मुंह बनाकर आराध्य की तरफ देखता है। ऋषि 1 घंटा और आराध्या फोन लेकर साइड टेबल पर रख देती है। आराध्या ऋषि को
लिटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट रख देती है और इशारों में आराम करने के लिए कहती है। आराध्या अपनी साइड आकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि ऋषि को लगता है आराध्या सो गई है। वो चुपके से अपना फोन उठा लेता है। जैसे ही ऋषि अपना फोन उठाकर पलटता है तो देखता है कि आराध्या बड़ी बड़ी पलकें करके उसे देख रही है। ऋषि अपने दांत दिखाकर फोन वापस रख देता है। आराध्या ऋषि के पास आती है, उसके दोनों हाथों को उसके सीने पर क्रॉस करके रख देती है और अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर वहीं लेट जाती है। ऋषि जब देखता है कि आराध्य उसे पकड़ कर ही सो गई है तो वो एक पल के लिए चौंक जाता है। आराध्या ने ये सब ऋषि के पास सोने के लिए नहीं किया था। वो बस ये चाहती थी कि रात में फोन यूज करने से ऋषि का सर दर्द वापस ना आए। खुद को भी नहीं पता चला कि वो कब ऋषि के इतने करीब आकर लेट गई। आज फिर से ऋषि को आराध्य की भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही थी। वो आराध्या को एकटक देख रहा था। आराध्या को देखते देखते और उसकी खुशबू महसूस करते हुए ऋषि को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सबकी जिंदगी पहले की तरह चल रही थी, पर कोई था जो अपनी नाकामयाबी की वजह से परेशान था। गौतम अपने केबिन में बैठे ऋषि के बारे में ही सोच रहा था। वो खुद से ही पूछता है, आखिर क्यों ऋषि नंदा जैसा बड़ा बिजनेसमैन मेरे पीछे पड़ा है। उसने तो मेरी शादी में जबरदस्ती घुसकर आराध्य से शादी कर ली, जिसकी वजह से मुझे दादाजी की जायदाद नहीं मिली। फिर उसने मेरे सारे प्रोजेक्ट छीन लिए और अब मुझे धमकी दे रहा है कि मुझे बर्बाद कर देगा। गौतम अपनी ही विचारों में मगन था कि तभी उसका दरवाजा ओपन होता है और नमन अंदर आता है। नमन गौतम को देखकर कहता है, सर, मैंने एमआर नंदा की इन्फॉर्मेशन ढूंढी है। क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसीलिए ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला। सारी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट ही रखी गई है। कुछ हद तक ये पता चला है। गौतम, क्या पता चला? नमन सर, बस इतना ही पता चला कि एमआर नंदा के पेरेंट्स की डेथ उनके बचपन में ही हो गई थी। उनकी मदद एक फ्रेंड ने की थी जिसने उनकी परवरिश की है, और वो लड़की जिससे आपकी शादी होने वाली थी, पर एमआर नंदा ने उससे शादी कर ली, वो इस वक्त उनके मेंशन में रहती है। बाकी उनके बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में तो न्यूज़पेपर और मैगजीन में आए दिन छपता ही रहता है। गौतम, ये सारी बकवास इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूंगा? मुझे उनकी मुझसे दुश्मनी पता करनी है। नमन सर, उनकी और आपकी दुश्मनी की एक ही वजह है। गौतम हैरानी से नमन की तरफ देखता है और पूछता है, वो क्या है? नमन, प्रियंका। गौतम प्रियंका का नाम सुनकर चौंक जाता है। गौतम झटके से कुर्सी से उठता है और कहता है, व्हाट? प्रियंका से जुड़ी हुई है? नमन जी सर, जिस औरत ने एमआर नंदा की परवरिश की है, प्रियंका उनकी बेटी है। गौतम अपने सर पर हाथ रखता है और अपने सर को कसकर दबाते हुए कहता है, अब मुझे सारा सर्कल समझ आया। यही वजह है कि ऋषि नंदा जैसा बड़ा बिजनेसमैन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नमन सर, एक और बात है। गौतम, क्या? नमन सर, मिस प्रियंका इस वक्त कोमा में है। गौतम चौंकते हुए कहता है, व्हाट? कोमा में? पर कैसे? नमन जी सर, 6 महीने पहले उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था।
एक्सीडेंट की वजह तो नहीं पता चली, पर उसके बाद खबर आई कि वो कोमा में चली गई। गौतम सर पर हाथ रखते हुए 6 महीने पहले प्रियंका का एक्सीडेंट हुआ था। इतना याद करते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। गौतम नमन की तरफ देखते हुए कहता है, तो इसीलिए ऋषि नंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब सारा मैटर समझ में आया। गौतम नमन, तुम काम करो, ऋषि नंदा के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। मैं अपने दुश्मन को सामने से बताना चाहता हूँ कि उसकी कमजोर जगह अब मेरे हाथ में है। नमन को कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर भी उसे अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना था और वो ओके बोलकर केबिन से बाहर चला गया। गौतम हंसते हुए खुद से ही कहता है, इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ऋषि प्रियंका के लिए ये सब कर रहा है। अब देखो ऋषि नंदा, मैं कैसे तुम्हारा खेल बिगाड़ता हूँ। ऑफिस में ऋषि अपना काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में एक 65 साल का ओल्ड मैन आता है और आते ही कहता है, कैसे हो ऋषि बेटा? ऋषि अपनी नजरें उठाकर देखता है तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे कपूर अंकल। नमस्ते मिस्टर कपूर प्यार से उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है? आजकल बड़े चर्चा में छाए हुए हो। ऋषि एमआर कपूर के साथ सोफे पर बैठते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, अचानक कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता। एमआर कपूर नहीं, बस थोड़े काम से आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। ऋषि ये तो बहुत अच्छा किया आपने। बताइए, क्या लेंगे? चाय, कॉफी? एमआर कपूर ऐसी बात है तो एक कप चाय मंगवा दो। ऋषि हंसते हुए, जी जरूर। एमआर कपूर तुम्हारी शादी की खबर पढ़ी न्यूज में? ऋषि थोड़े संकोच भरी निगाहों से मिस्टर कपूर की तरफ देखता है और कहता है, वो अंकल, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। एमआर कपूर, चलो कोई बात नहीं, शादी तो कर ली, लेकिन बहू से तो मिलोगे? ऋषि, अरे अंकल, ये भी कोई पूछने की बात है? अब जब चाहे तब मिल सकते हैं। एमआर कपूर, ठीक है, तो कल की पार्टी में अपनी वाइफ को साथ ले आओ। ऋषि चौंक कर, पार्टी? किस खुशी में? एमआर कपूर, क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा तुम्हें सबसे पहले पता होगा। ऋषि, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं अंकल? एमआर कपूर, ओजस लंदन से वापस आ गया है, इसी खुशी में तो पार्टी है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। ना सही, अब तो पता चल गया ना कि वो वापस आ गया और उसने इनवाइट भी किया होगा। उसी के आने की खुशी में कल एक पार्टी रखी गई है। तुम अपनी वाइफ को लेकर और अपनी बड़ी माँ को लेकर जरूर आना। ऋषि एक स्माइल के साथ, जरूर अंकल। एमआर कपूर ऋषि के साथ थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऋषि अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है, ओह गॉड, ओजस वापस आ गया है। उसे मेरी शादी की खबर मिल गई होगी। अब ये पता नहीं क्या क्या क़यामत खड़ा करेगा। इसी सोच विचार
में ऋषि अपना काम करने लगता है और देखते देखते उसके घर जाने का टाइम भी हो जाता है। शाम को ऋषि अपने घर पहुंचता है। वो हॉल में सबके साथ बैठा है। आराध्या किचन में ऋषि के लिए कॉफी बना रही है और बड़ी माँ के साथ बैठकर ऋषि कुछ बातें कर रहा है कि इतने में डोरबेल बजती है। सर्वेंट जाकर दरवाजा ओपन करता है तो एक 26 से 27 साल का लड़का गुस्से में अंदर की तरफ आता है। वो लड़के को वहां देखकर सब चौंक जाते हैं। ऋषि अपनी जगह से खड़ा होता है और उसकी तरफ देखकर घबराहट में कहता है, ऋषि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बताने वाला था। इससे पहले कि ऋषि कुछ बोल पाता, उस लड़के का एक जोरदार थप्पड़ ऋषि के चेहरे पर आकर लगता है। ऋषि सोफे पर निढाल होकर गिर जाता है। आराध्या ने देखा कि हॉल से कुछ आवाजें आ रही हैं, तो वो दौड़कर बाहर आती है। वो देखती है कि ऋषि को एक लड़का मार रहा है। आराध्या ये देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है। वो जल्दी से दौड़कर बड़ी माँ के पास आती है, तो बड़ी माँ को देखकर आराध्या और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि बड़ी माँ वहां पर अपने मुंह पर हाथ रखे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ऋषि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे यार, बात तो सुन ले, मैं बताने वाला था। सच में। और फिर एक जोरदार मुक्का उसके दूसरे गाल पर आकर लगता है। ऋषि फिर सोफे पर गिर जाता है। जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करता है। एक बार जब उसकी तरफ एक मुक्का आ रहा होता है, तो वो उसका हाथ पकड़ता है और जोर से झटका देकर उस लड़के को दूर धकेल देता है। लड़का अपनी जगह पर खड़ा होता है और ऋषि की तरफ बढ़ रहा होता है, तो ऋषि उसे देखकर कहता है, ओजस, अगर तूने मेरे ऊपर एक भी बार और हाथ उठाया तो मैं तुझे तेरी भाभी से मिला दूंगा। ओजस ये सुनते ही रुक जाता है और अपने गुस्से भरी निगाहों से ऋषि की तरफ देखते हुए कहता है, ओजस अबे जा, तू कौन होता है मुझे भाभी से ना मिलने देने वाला। इतना कहते ही ओजस फिर से ऋषि की तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। ऋषि झट से एक पिल्लो उठाकर अपने फेस के ऊपर रख लेता है और जल्दी से कहता है, ऋषि तेरी भाभी वहां खड़ी है। ये सुनते ही ओजस रुक जाता है और पलटकर देखता है तो आराध्या बड़ी माँ के साथ सहमी सी खड़ी है। ओजस एक बार आराध्य को देखता है और फिर ऋषि की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें खुद को बचाने के लिए अपनी बीवी का इस्तेमाल कर रहा है। ऋषि, हाँ, तो अपनी बीवी का कर रहा हूँ। कौन सी दूसरी की बीवी का कर रहा हूँ? और मेरा छोड़ दो, मेरी तो शादी हो गई है। लेकिन बेटा, मेरा एक हाथ तुझे पड़ गया ना, तेरा चांद सा मुंह बिगड़ जाएगा। फिर तुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा। ओजस, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। वो वहां से सीधे बड़ी माँ के पास जाता है और पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेता है। प्रणाम बड़ी माँ। बड़ी माँ ओजस के सर पर हाथ रखकर प्यार से उसे आशीर्वाद देती हैं। ओजस फिर आराध्या की तरफ जाता है और जैसे ही वो उसके पैर छूने वाला होता है, आराध्या 2 कदम पीछे ले लेती है। आराध्या परेशान नजरों से कभी ओजस को, कभी ऋषि को और कभी बड़ी माँ को देखती रही। बड़ी माँ आराध्या के पास आई और कहा, बड़ी माँ, यह ओजस है, ऋषि और प्रियंका का बचपन का दोस्त। और यह जो तुमने अभी देखा, इसकी आदत डाल लो। ऐसी मारपीट इन दोनों में अक्सर होती रहती है।
ऋषि उनके पास आया और ओजस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे, यह तो हम दोनों का प्यार है, और यह तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो इतना पिट जाता है कि देखने लायक भी नहीं रहता। पर हर बार मैं नहीं मारता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जो इसके पीछे पड़ी रहती है, वह पिछली वाली। खैर, छोड़ो, नाम से क्या करना है। उसने तो उस बेचारे को इतनी बुरी तरह मारा था कि वह उठने तो दूर, बैठने लायक भी नहीं बचा था। ओजस खा जाने वाली नजरों से ऋषि को देखता रहा और दांत पीसते हुए कहा, थैंक यू भाभी के सामने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। ऋषि ने कहा, योर वेलकम माय फ्रेंड। ऋषि को इग्नोर करते हुए वह आराध्या की ओर देखता रहा और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते भाभी। मेरा नाम ओजस कपूर है और मैं आपके पतिदेव का बचपन का दोस्त हूँ, और इस नाते मैं आपका देवर हुआ तो एक देवर अपनी भाभी के पैर छू सकता है ना। ओजस जैसे ही झुकने वाला था, आराध्या उसके सामने हाथ करके मुस्कुराई और इशारों में कुछ कहा। ओजस थोड़ा चौंक गया और ऋषि की ओर देखा। ऋषि ने कहा, ऋषि कह रही है कि तुम उम्र में उससे बड़े हो, उसके पैर मत छुओ। ओजस हैरानी से पूछा, हाँ, पर भाभी ऐसे क्यों कह रही है। ऋषि अपने माथे को सहलाता हुआ आराध्या की ओर देखकर कहा, आराध्या, उसके लिए कॉफी बनाकर लाओ, हम दोनों स्टडी रूम में हैं। आराध्या मुस्कुराकर सिर हिलाई और किचन की ओर चली गई। ऋषि ओजस को लेकर स्टडी रूम में आ गया। ओजस ने पूछा, बताना भाभी ऐसे इशारे क्यों कर रही थी? उनका मौन व्रत है क्या? ऋषि ने कहा, बस ऐसा समझ लो कि उसका ऐसा मौन व्रत है जो कभी नहीं टूट सकता। ओजस ने कहा, मतलब तू क्या कहना चाहता है? ऋषि ने कहा, आराध्या बोल नहीं सकती, वह बेजुबान है। ओजस ने कहा, क्या मतलब? भाभी बोल नहीं सकती? ऋषि ने कहा, यही कि आराध्या बोल नहीं सकती। सीधे शब्दों में कहूं तो वह बेजुबान है। ओजस अपनी जगह पर जम गया। ऋषि ओजस के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है तेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, पर फिलहाल के लिए मैं तुझे इतना ही कहूंगा। क्या आराध्या बहुत अच्छी लड़की नहीं है? ओजस मुस्कुराकर कहा, अरे, मेरी दोस्त की पसंद है, अच्छी कैसे नहीं होगी। और जहां तक भाभी के बेजुबान होने की बात है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। कुछ में मानसिक कमी होती है तो कुछ में शारीरिक। और भाभी को देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें गुणों की कोई कमी नहीं है। इतने में स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया और वे दोनों देखते हैं कि आराध्या एक ट्रे लेकर खड़ी है। ऋषि ने कहा, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? किसी नौकर को भेज देते। आराध्या कॉफी की ट्रे टेबल पर रखी और इशारों में कुछ कहा। ऋषि ओजस की ओर देखकर कहा, तेरी फेवरेट डिश पूछ रही है। ओजस मुस्कुराकर आराध्या की ओर देखकर कहा, भाभी, आप प्यार से जो बनाओगी मैं सब खा लूंगा। आराध्या मुस्कुराकर सिर हिलाई और कमरे से बाहर चली गई। ऋषि और ओजस कॉफी पीते हुए सोफे पर बैठकर बात करने लगे। ऋषि ने कहा, तू लंदन से वापस आ गया, तूने मुझे बताया नहीं। ओजस ने कहा, तूने अपनी शादी का बताया था। ऋषि ने कहा, यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। ओजस ने कहा, प्रियंका की हालत में कोई सुधार? ऋषि निराश होकर सिर झुका लिया और सिर
हिलाया। ओजस ऋषि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत कर, वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ऋषि ने कहा, बस यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ। ओजस ने कहा, पापा ने बताया कि उन्होंने तुझे कल की पार्टी में इनवाइट किया है, वरना मैं खुद तुझे इनवाइट करने आता। ऋषि ने कहा, हाँ, अंकल आज ऑफिस आए थे, उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया है। ओजस ने कहा, हाँ, तो मुंह उठा के अकेले मत आ जाना, भाभी को साथ लेकर आना। और मम्मी ने स्पेशल बोला है भाभी को लाने के लिए। ऋषि ने कहा, हाँ भाई, अब मेरी क्या पड़ी है, जिसे देखो उसे आराध्या से मिलने की लगी रहती है। ओजस ने कहा, यह तो तूने बिल्कुल सही कहा। शादी के बाद मर्दों की वैल्यू घट जाती है, सिर्फ उनकी बीवियों की वैल्यू रहती है। कुछ देर बाद ऋषि और ओजस प्रियंका के कमरे में गए। ओजस प्रियंका का हाथ पकड़कर कहा, ओए मोटी, अब तो हम सबको ऐसे परेशान करेगी। देख, तूने कहा था ना कि जब मैं लंदन से वापस आऊंगा तो तेरे और मेरे बीच कार रेसिंग होगी। मैंने तुझसे रेसिंग के लिए एक नई कार भी ली है। हर बार तो तू जीत जाती थी ना अपनी खटारा गाड़ी से। अब मैं अपनी नई कार से तुझे कैसे हराता हूँ। और अगर तू नहीं उठी ना तो मैं तेरी उस खटारे को किलो के भाव में बेच दूंगा। ओजस प्रियंका के बेसुध शरीर के साथ इमोशनल होकर बातें करता रहा और वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। ऋषि ओजस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखना, जितना हमें परेशान कर रही है ना, उठने दे, उसके बाद हम दोनों इसकी अच्छे से क्लास लगाएंगे। वे दोनों प्रियंका के पास बैठकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। वे दोनों इस उम्मीद में बात कर रहे थे कि शायद प्रियंका को होश आ जाए, पर सब बेकार था। तभी एक मेड आई और कहा कि डिनर तैयार है। वे दोनों डाइनिंग एरिया में आए और डिनर करने लगे। आराध्या सबको खाना परोसती रही। ओजस के मुंह में पानी आ गया। ओजस ने कहा, वाह भाभी, क्या बात है, आपके हाथों में तो सच में जादू है। खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना टेस्टी होगा। आराध्या हल्का सा मस्करा दी। ओजस ऋषि की ओर देखकर कहा, जरूर तूने कोई पुण्य का काम किया होगा जो तुझे भाभी जैसी धर्मपत्नी मिली है। पर जैसे कड़वे करेले को कोई खास भी ना खाए। बड़ी माँ और कुछ नौकर हंसने लगे। आराध्या भी मुस्कुराई, पर अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ऋषि ने कहा, बकवास बंद कर और अपना खाना खा। ओजस ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं। अब रोज रोज इतना टेस्टी खाना खाने को मिलेगा तो तुझे मेरी बातें बकवास ही लगेंगी। वह आराध्या की ओर देखकर कहा, भाभी, जब हम कॉलेज में थे ना, तब भाई साहब ने एक बार चाय बनाने की कोशिश की थी। बस कैंपस में आग नहीं लगी, वरना पूरा किचन तबाह हो जाता। ऋषि ने कहा, इतनी बुरी भी नहीं बनी थी। ओजस ने कहा, हाँ भाई, बुरी नहीं, बहुत बुरी। तेरी उस चाय के सामने तो जहर मीठा लग रहा था। बड़ी माँ हंस रही थी। अरे बस करो, तुम दोनों इतने बड़े हो गए, अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। दोनों खाना खाकर गार्डन में आ गए। ओजस सिगरेट का पैकेट निकाला। ऋषि ने कहा, आदत छूटी नहीं अभी तक। ओजस ने कहा, बस यही एक आदत है जो नहीं छूट रही है। ऋषि ने कहा, क्यों? अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
ओजस सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, तुझे तो भाभी मिल गई जो तेरी सेहत की परवाह करती है। मुझे आज तक कोई ऐसी नहीं मिली जो मेरे स्मोकिंग करने पर मुझे डांट सके। जो लड़कियां मेरे पीछे पड़ती हैं, वो सब पैसों पर मरती हैं। अपना काम निकल जाने के बाद मुझे साइड कर देती हैं। हाँ, डैड कभी कभी थोड़ी फिक्र दिखाते हैं। और मॉम, मेरी माँ के गुजरने के बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली है। सौतेली माँ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें डैड की खुशी है, मैं भी उसी में खुश रहूंगा। पर शायद वह मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वह एक लंबी सांस लेता हुआ कहा, खैर छोड़ो, मेरी बात तो चलती रहेगी। यह बताओ, तूने भाभी से अचानक शादी कैसे कर ली? ऋषि ओजस को अपनी और आराध्या की शादी की कहानी बताता रहा, गौतम की शादी और उसके द्वारा किए गए कामों के बारे में। ओजस ने कहा, यार इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। ऋषि ने कहा, क्या बताता यार, तेरे खुद के पास इतनी प्रॉब्लम है, तू मेरी प्रॉब्लम लेकर कहाँ बैठता? ओजस ने कहा, हेलो बॉस, यह तेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। प्रियंका मेरी भी फ्रेंड है। प्रियंका से जुड़ी हर प्रॉब्लम मेरी भी है। अब मैं भी तेरे साथ हूँ। अपनी दोस्त के लिए मिलकर लड़ेंगे उस गौतम से। ऋषि मुस्कुरा दिया। ओजस ने कहा, अरे अपने दुश्मनों से तो हम दोनों मिलकर निपट लेंगे। फिलहाल तो तू मुझे यह बता कि तू गुड न्यूज़ कब सुना रहा है? ऋषि ने कहा, कौन सी गुड न्यूज़? ओजस ने कहा, महान आत्मा, शादी के बाद इंसान एक ही गुड न्यूज़ की उम्मीद करता है। अरे तू मुझे चाचा कब बना रहा है? ऋषि ने कहा, क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओजस ने कहा, अभी नहीं है तो ठीक है, पर जल्दी कर लो यार। मुझे अपने भतीजे भतीजी के साथ खेलने की बड़ी इच्छा है। जब तक मैं उनके लिए चाची ढूंढता हूँ, तब तक तुम लोग मेरे भतीजे भतीजी की तैयारी कर लो। वैसे एक बात है, दुनिया के सामने तू तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बिजनेस में तेरी परफॉर्मेंस वर्ल्ड बेस्ट है। पर तेरी मैरिड लाइफ में तेरी परफॉर्मेंस अच्छी है भी या नहीं? ऋषि गुस्से में ओजस की ओर बढ़ने लगा। ओजस भागकर अपनी गाड़ी की ओर गया। कल मिलते हैं पार्टी में। भाभी को जरूर लेकर आना। ऋषि ओजस की बातों को सोचने लगा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसका और आराध्या का बच्चा। पर वह अपने दिमाग को झटक दिया, यह मैं क्या सोच रहा हूँ? ओजस तो है ही पागल, कुछ भी बोल देता है।